नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिशन स्टडी पर। मित्रों, यदि आप हमारे वीडियो पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपको शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। मित्रों, आज हम संस्कृत व्याकरण आचार्य का सामान्य जीवन परिचय पढ़ेंगे। चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम संस्कृत के प्रमुख व्याकरणाचार्य हैं नागेश भट्ट। आज हम उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। नागेश भट्ट संस्कृत के 90 व्याकरणों में सर्वश्रेष्ठ हैं। नागेश भट्ट जो हैं वे संस्कृत के 90 व्याकरणों में सर्वश्रेष्ठ हैं। संस्कृत के नवीन व्याकरण हैं नागेश भट्ट, वे सर्वश्रेष्ठ हैं। इनकी रचनाएं आज भी भारत के कोने कोने में पढ़ाई जाती हैं। संस्कृत के 90 व्याकरण हैं नागेश भट्ट, उनकी जो रचनाएं हैं वह भारत के कोने कोने में आज भी पढ़ाई जाती है। ये महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। नागेश भट्ट जो है वे महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। ये कहाँ के थे? तो वे महाराष्ट्र के थे। हमें यहाँ पे दो परिचय प्राप्त हुआ है कि वे ब्राह्मण भी थे और महाराष्ट्र के भी थे। वे महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम शिव भट्ट और माता का नाम सीता देवी था। नागेश भट्ट के पिता का जो नाम है वे शिव भट्ट था और उनकी माता का नाम सीता देवी था। साहित्य, धर्मशास्त्र, दर्शन तथा ज्योतिषी विषयों में भी इनकी अवधि गति थी। प्रयाग के पास श्रृंगवेरपुर में राजा राम सिंह रहते थे। वहीं उनके आश्रयदाता थे। एक जनप्रवाद है कि नागेश भट्ट को सन 1772 विक्रम में जयपुर राज्य में अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर आमंत्रित किया गया था। उस समय नागेश भट्ट संन्यास ले चुके थे, अतएव उन्होंने अश्वमेध का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। यहाँ पर हम देखें तो प्रयाग के पास जो है प्रयाग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, प्रयाग के जो पास है श्रृंगवेरपुर में राजा राम सिंह रहते थे। प्रयाग के पास एक जगह है श्रृंगवेरपुर, उसमें राजा राम सिंह रहते थे और वही उनके आश्रयदाता माने जाते हैं। अब राजा राम सिंह जो हैं वे नागेश भट्ट के आश्रयदाता माने जाते हैं। अब यहाँ पर एक जन प्रवाद बताया गया है, जनश्रुति है। जनश्रुति इस प्रकार है कि नागेश भट्ट को सन 1772 विक्रम संवत में जयपुर राज्य में अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर आमंत्रित किया गया था। 1772 विक्रम संवत में जयपुर में एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था। उसमें नागेश भट्ट को आमंत्रित किया गया था। नागेश भट्ट ने उन्होंने यह आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। कारण था कि वे संन्यास ले चुके थे। उससे पूर्व ही नागेश भट्ट संन्यास ले चुके थे, इसलिए उन्होंने यह अश्वमेध यज्ञ का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। नागेश के जीवन की क्रमबद्ध सामग्री नहीं मिलती है। अब उनके जीवन की क्रमबद्ध सामग्री नहीं मिलती है। नागेश दार्शनिक व्याकरण हैं। मौलिक रचनाओं के साथ साथ इनकी प्रौढ़ टीका रचनाएं भी पाई जाती हैं। जैसे कि पहले बताया गया है कि नागेश जो है वे दार्शनिक व्याकरण हैं और मौलिक रचनाओं के साथ साथ इनकी प्रौढ़ टीका रचनाएं भी पाई जाती हैं। इनके सभी ग्रंथ छप गए हैं। नागेश भट्ट के सभी ग्रंथ छप गए हैं और व्यापक रूप से पढ़े पढ़ाए जाते हैं। ग्रंथों में नई नई उद्भावनाओं का की गई है। इन्होंने नवीन तर्क एवं उक्तियों का प्रयोग किया है, परंतु महाभाष्यकार की सीमा में सब समाहित हो गया। अब नागेश के नाम पर कुछ टीकाएं बताई गई हैं, कुछ रचनाएं हैं, कुछ टीकाएं हैं। नागेश भट्ट के नाम पर रस मंजरी टीका, लघु शब्दे दुशेखर, तीसरी है बृहच बदे दुशेखर, चौथी है परिभाषेन्दु शेखर, पांचवी है लघु मंजूषा, छठी है परमल मंजूषा, सातवीं है स्फोटवाद, आठवीं है महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह और 10वीं है पतंजलि कृत महाभाष्य पर उदात नामक टीका ग्रंथ पाए जाते हैं। नागेश भट्ट के नाम पर जैसे रसमंजरी टीका मिलती है, उनके नाम पर रसमंजरी टीका जो कि नागेश भट्ट के द्वारा रचित है, उनकी टीका मिलती है रसमंजरी टीका। उसके बाद लघु शब्देश दुशेखर, तीसरी है बृहस्पति दुशेखर और परिभाषेन्दु शेखर, लघु मंजूषा, परमल लघु मंजूषा,
स्फोटवाद महाभाष्य, प्रत्याख्यान संग्रह और पतंजलि कृत महाभाष्य पर उद्धोत नामक टीका मिलती है। अब पतंजलि द्वारा कृत है महाभाष्य, इस महाभाष्य पर जो है उद्धोत नामक टीका ग्रंथ मिलता है। एक बार फिर से देखेंगे इनका सामान्य छोटा सा परिचय। नागेश भट्ट संस्कृत के नव्य व्याकरणों में सर्वश्रेष्ठ थे। इनकी रचनाएं आज भी भारत के कोने कोने में पढ़ी जाती हैं। नागेश भट्ट जो थे वे महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार में थे और इनके पिता का नाम जो है शिव भट्ट और माता का नाम सीता देवी था। एक छोटी सी जनश्रुति मिलती है कि नागेश भट्ट को सन 1772 ईस्वी में जयपुर राज्य के अश्वमेध यज्ञ के लिए आमंत्रण दिया गया था। उन्होंने यह आमंत्रण अस्वीकार कर दिया क्योंकि कारण बताया गया है कि वे नागेश भट्ट संन्यास ले चुके थे। अब नागेश भट्ट के नाम पर कुछ रचनाएं मिलती हैं। पहली है रसमंजरी टीका, दूसरी है लघु शब्देन्दुशेखर, तीसरी है बृहस्पतिन्दुशेखर, चौथी है परिभाषेन्दुशेखर, पांचवी है लघु मंजूषा, छठी है परमल लघु मंजूषा, सातवीं है स्फोटवाद, आठवीं है महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह, नौवीं है पतंजलि कृत महाभाष्य उद्धोत। इनका पतंजलि कृत महाभाष्य है उद्धोत। नागेश भट्ट ने पतंजलि कृत महाभाष्य पर उद्धोत नामक टीका लिखी थी। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि नागेश भट्ट ने पतंजलि कृत महाभाष्य पर कौन सी टीका लिखी थी। उन्होंने उद्धोत नामक टीका लिखी थी। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है।